के ऊंचे ऊंचे ढेर और बरसों लंबा इंतजार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे केस की तह तक जाने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं 2005 के उस बेहद चर्चित सोहराबुद्दीन शेख केस की, जिस पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मई 2026 में अपना फाइनल फैसला सुनाया। ये सिर्फ एक कानूनी कागज नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे एक इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन कोर्टरूम के अंदर पहुंचते पहुंचते ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस पूरे मामले का एक निष्पक्ष और बारीकी से विश्लेषण करते हैं। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 21 पुलिस अधिकारी कटघरे में, 200 से भी ज्यादा गवाह। मतलब ये कोई रोजमर्रा का मामला नहीं था। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े और हाई प्रोफाइल एनकाउंटर मामलों में से एक था। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि आखिर अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन का इतना बड़ा, इतना मजबूत दिखने वाला केस अदालत में पूरी तरह से ढह कैसे गया? वो कौन सी कड़ियां थीं जो कभी जुड़ ही नहीं पाई? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो है हाई कोर्ट का वो फाइनल निष्कर्ष। चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की बेंच ने बहुत ही स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने 2018 में निचली अदालत के बरी करने के फैसले को बिल्कुल सही माना और साफ साफ कहा कि उस फैसले में कुछ भी गलत नहीं है और उसमें किसी भी तरह के दखल की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये नतीजा कोई एक दो दिन में नहीं आया था। इस पूरे केस की गहराई को समझने के लिए हमें जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालनी होगी। देखिए, ये कहानी शुरू होती है साल 2005 में, जब सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी कौसर बी के कथित अपहरण की बात सामने आई। फिर ठीक एक साल बाद 2006 में तुलसीराम प्रजापति की हत्या हो जाती है। इसके बाद शुरू होती है सालों साल चलने वाली एक लंबी कानूनी लड़ाई, जिसके नतीजे में 2014 और 2018 में ट्रायल कोर्ट आरोपियों को डिस्चार्ज और बरी कर देती है। और फिर लगभग 2 दशक बाद 2026 में बॉम्बे हाईकोर्ट इस फैसले पर अपनी आखिरी मोहर लगाता है। मतलब हम समझ सकते हैं कि न्याय की ये प्रक्रिया कितनी लंबी और पेचीदा रही है। तो चलिए देखते हैं कि कोर्ट में असल में हुआ क्या। अदालत के अंदर 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थीं। एक तरफ सीबीआई की थियोरी थी। उनका कहना था कि जहीराबाद के पास एक लग्जरी बस से शेख का अपहरण किया गया और फिर एक सोची समझी साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। वहीं बचाव पक्ष यानी डिफेंस की कहानी इससे बिल्कुल उलट थी। उनका तर्क था कि तुलसीराम प्रजापति ने पुलिस की कस्टडी से भागने के लिए गार्ड्स की आंखों में बिल्कुल अलग दावे। सीबीआई के जो आरोप थे ना, वो किसी क्राइम थ्रिलर के बड़े से इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जैसे लगते। उनका दावा था कि शेख, उनकी पत्नी और प्रजापति को सांगली जाने वाली बस से अगवा किया गया। फिर शेख को अरहम गेस्ट हाउस ले जाकर गोली मार दी गई। बात यहीं खत्म नहीं हुई। आरोप था कि कौसर बी के अवशेषों को नर्मदा नदी में फेंक दिया गया और प्रजापति को हिम्मतनगर के पास मार गिराया गया। ये पूरा आरोप पत्र भौगोलिक रूप से बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था और बेहद जटिल था। अब इस स्लाइड पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहीं से सीबीआई का केस कमजोर पड़ना शुरू हुआ। जब मामला अदालत में पहुंचा तो गवाहों की लंबी चौड़ी लिस्ट ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। जरा सोचिए, कुल 210 गवाह थे, जिनमें से 92 गवाह मुकर गए, यानी सीधे सीधे हॉस्टाइल हो गए। और जो 118 गवाह बचे, उन्होंने भी सीबीआई के मुख्य दावों का कोई खास समर्थन नहीं किया। ये एक ऐसा पॉइंट था जिसने इस पूरे केस की नींव ही हिलाकर रख दी। अब ये हॉस्टाइल विटनेस या पक्षद्रोही गवाह क्या होता है? आसान भाषा में समझें तो ये वो गवाह होता है जिसे कोई एक पक्ष अपनी बात साबित करने के लिए कोर्ट में बुलाता है, लेकिन वहां पहुंचकर वो गवाह उसी पक्ष के खिलाफ बोलने लगता है। हाईकोर्ट ने इस बात को खास तौर पर नोट किया कि सीबीआई ने इन 92 मुकरे हुए गवाहों से घंटों लंबी जिरा की, बहुत पूछताछ की, लेकिन इस पूरी मशक्कत के बाद भी सीबीआई के हाथ अपने केस के लिए एक भी ठोस सबूत नहीं लगा। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में ये जो नंबर 16 है ना, ये बेहद अहम है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में इस बात पर बहुत जोर दिया कि इससे पहले 16 सह आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल इन्हीं सबूतों के आधार पर बरी कर दिया था, जिन सबूतों पर बाकी आरोपियों का ट्रायल चल रहा था। अदालत का सीधा सतर्क था कि भाई, जब एक ही जैसे सबूतों पर 16 लोग पहले ही बरी हो चुके हैं तो फिर इस पूरी साजिश की थ्योरी का तो कोई आधार ही नहीं बचता। और फिर एक ऐसा मोड़ आता है जहां सबूतों के इस पूरे बोर्ड से सारे धागे टूट जाते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस केस में पेश किए गए जितने भी भौतिक और परिस्थितिजन्य सबूत थे,
यानी जो फिजिकल और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थे उनका एक एक करके बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया। और नतीजा क्या निकला? यही कि ये सारे सबूत इस बड़े मामले को साबित करने के लिए कहीं से भी काफी नहीं थे। अदालत ने देखा कि सीबीआई की कहानी में कई अहम कड़ियां गायब थीं। मिसाल के तौर पर इस बात का कोई सबूत ही नहीं था कि शेख, उनकी पत्नी और प्रजापति उस रात बस में एक साथ सफर कर भी रहे थे या नहीं। इसी तरह आरोपी अधिकारियों के हैदराबाद के ऑफिसर्स मेस में रुकने का भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। और सबसे हैरान करने वाली बात, घटना के वक्त और उस जगह पर आरोपियों की मौजूदगी का कोई भी सीधा सबूत कोर्ट के सामने पेश ही नहीं किया जा सका। और ये सब हमें दिखाता है कि तकनीकी और प्रक्रियात्मक स्तर पर, यानी प्रोसीजर के मामले में कितनी बड़ी खामियां थी। बैलिस्टिक रिपोर्ट को ही ले लीजिए, जो गोली बरामद हुई उसका उस हथियार से कोई मिलान ही नहीं हुआ जिससे कथित तौर पर फायरिंग हुई थी। किस अधिकारी को कौन सी बंदूक इशू की गई थी इसका कोई अता पता नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं। और तो और जो पंच गवाह थे उन्होंने कोर्ट में खुद मान लिया कि उन्होंने पुलिस के कहने पर बिना कागजात देखे ही आंख मूंदकर साइन कर दिए थे। इसके बाद अदालत ने आपराधिक साजिश यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के कानूनी परिभाषा को भी बिल्कुल साफ किया। देखिए, कानून की नज़र में साजिश तब मानी जाती है जब कोई अपराध करने के लिए लोगों के बीच एक स्पष्ट समझौता हुआ हो। सिर्फ कोई विचार साझा कर लेना या फिर किसी के मन में ये डर होना कि उसकी जान को खतरा है, जैसा कि जेल में प्रजापति के डर के बारे में बताया गया था, ये अपने आप में किसी आपराधिक साजिश को साबित करने के लिए काफ़ी नहीं है। इसके लिए ठोस सबूत चाहिए होते हैं, जो यहाँ नदारद थे। इस पूरे केस में एक राजनीतिक एंगल भी बार बार उभर कर सामने आया। बचाव पक्ष के सीनियर वकील अमित देसाई ने कोर्ट में ये दलील दी कि अभियोजन पक्ष की कहानी शुरुआत से ही एक खास राजनीतिक रंग में रंगी हुई थी। उनका साफ तौर पर यह दावा था कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जानबूझकर एक खास राजनीतिक व्यक्ति और पुलिस के कुछ चुनिंदा अधिकारियों को फंसाने के इरादे से की गई थी। राजनीतिक एंगल की बात हो ही रही है तो 2026 में सामने आई एक याचिका का जिक्र करना भी जरूरी है। मुंबई के रहने वाले मनियार कुमार ने 2014 के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें गुजरात के तत्कालीन मंत्री अमित शाह को आरोप मुक्त किया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने इस याचिका को तुरंत खारिज कर दिया। कोर्ट का कहना था कि यह शख्स ना तो इस केस का कोई गवाह है और ना ही इसका इस मामले से कोई लेना देना है। अदालत ने साफ कहा कि ये याचिका तथ्यों को छिपाकर राजनीतिक विरोधियों के इशारे पर और पूरी तरह से छिपे हुए उद्देश्यों के साथ दायर की गई थी। और आखिर में बॉम्बे हाईकोर्ट ने कानून के उस सबसे बड़े सिद्धांत को दोहराया जिसके मुताबिक जब कोई निचली अदालत किसी को बरी कर देती है तो उस फैसले में यूं ही बिना किसी ठोस वजह के दखल नहीं दिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति के बरी होने के फैसले को सिर्फ तभी पलटा जा सकता है जब कोई बहुत बड़ी कानूनी चूक हुई हो या फिर साफ तौर पर कोई घोर अन्याय दिख रहा हो। हवाई बातों पर फैसले नहीं बदलते। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिए, एक ऐसा मामला जो 200 गवाहों के पहाड़ पे खड़ा किया गया था, जब वो अदालत की सख्त जांच से गुजरा तो उसके पास एक भी ऐसा सबूत नहीं था जो टिक सके। ये हमें हमारी न्याय प्रणाली के बारे में क्या बताता है? यही ना कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में महज धारणाओं और परिस्थितियों के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। इंसाफ के लिए पक्के, अचूक और वैज्ञानिक सबूतों की जरूरत होती है। ये केस सिर्फ एक फैसला नहीं है, बल्कि इस बात का एक बहुत बड़ा कानूनी सबक है कि कानून की नज़र में असली सबूत ही सब कुछ होते हैं।